नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल @KVS ज्ञान पर, जिसमें आप देखते हैं रोज़ाना फिजिक्स से संबंधित 15 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज। और आज हमारा इस टेस्ट सीरीज का 25वां डे है। तो आज की क्विज शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्विज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है। दूसरा ऑप्शन है पानी गर्म करने पर फैलता है। तीसरा ऑप्शन है पानी जमने पर फैलता है। और चौथा ऑप्शन है बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, पानी जमने पर फैलता है। क्योंकि देखो, जब बोतल में हम पानी भरेंगे तो जब ये जमेगा तो जमने के बाद बोतल क्यों टूटेगी, क्योंकि अंदर जो पानी भरा है उसका आयतन तो क्या होगा, बढ़ जाएगा, और जबकि हमारी बोतल उतनी की उतनी ही रहेगी। तो आयतन में वृद्धि होने के कारण जो बोतल है वो टूट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पहला ऑप्शन है आवेशित कणों को, दूसरा ऑप्शन है परमाणुओं को, तीसरा ऑप्शन है अणुओं को, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आवेशित कणों को। देखो, त्वरित करने से मतलब है यहाँ पर कि कोई उपकरण ऐसा लेना है जिसकी सहायता से हम जो आवेशित कण हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, ठीक, इनकी क्या करें, वेलोसिटी में वृद्धि, या तो वेलोसिटी बढ़ा दें या हम यूँ कहें इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दें। तो यदि वेलोसिटी में वृद्धि हो जाती है तो हम कहेंगे वो कण क्या हो गया है, हमारा त्वरित हो गया है। तो जो साइक्लोट्रॉन है वो तो क्या करता है, इनकी वेग में या ऊर्जा में वृद्धि करता है। कई बार प्रश्न दूसरी तरह से भी पूछ लिया जाता है, ठीक। और कौन से कणों को करेगा, आवेशित कणों को। परमाणु या अणु को इससे त्वरित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि बर्फ़ कर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक। 4 ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है, जिसमें पहला है घट जाता है, दूसरा बढ़ जाता है, तीसरा अपरिवर्तित रहता है, और चौथा है ए व बी दोनों। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, बढ़ जाता है। जैसे देखो, बर्फ़ है, ठीक, बर्फ़ पर स्केटिंग करते हैं तो बर्फ़ पर क्या बढ़ता है, हमारा प्रेशर बढ़ता है। और जब बर्फ़ पर प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ने के साथ साथ इसका जो गलनांक है वो बढ़ जाएगा। यानी कि जो हमारी बर्फ़ है वो ऐसा नहीं है कि जैसे ही प्रेशर लगाया वैसे ही पिघल जाएगी, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जैसे आप प्रेशर लगाओगे वैसे ही इसमें अंदर धंसते चले जाओगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। बर्फ़ पर आराम से हम स्केटिंग कर सकते हैं। तो वो क्यों, क्योंकि उसका गलनांक बढ़ जाता है। यानी कि बर्फ़ को गलने के लिए पहले के टेम्परेचर की बजाय ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि जब प्रकाश के लाल, हरे व नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा। पहला ऑप्शन है सफ़ेद, दूसरा ऑप्शन है पीला, तीसरा ऑप्शन है काला, और चौथा ऑप्शन है मेजेंडा। आपको बताना है इनमें से सही आंसर क्या है। तो देखिए, सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, सफ़ेद। यानी कि जब हम रेड, ग्रीन और ब्लू इन तीनों कलरों को आपस में मिलाते हैं तो इनको मिलाने के फलस्वरूप हमारा वाइट कलर यानी कि सफ़ेद रंग बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है। पहला ऑप्शन है लेंस, दूसरा ऑप्शन है कॉर्निया, तीसरा ऑप्शन है आइरिस, और चौथा ऑप्शन है पूरी आँख को। आपको बताना है इन चारों में से ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको नेत्रदान के समय व्यक्ति की आँख में प्रत्यारोपित करते हैं। तो देखिए, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, कॉर्निया। यानी कि जब आँख का ऑपरेशन किया जाता है तो व्यक्ति के किसको निकाला जाता है, कॉर्निया वाले हिस्से को निकाल के प्रत्यारोपित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति
एक व्यक्ति जो पहाड़ी पर चढ़ रहा है वो आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि पहला ऑप्शन है तेज चलने के लिए, दूसरा ऑप्शन है शक्ति संरक्षण हेतु, तीसरा ऑप्शन है स्थायित्व बढ़ाने के लिए और चौथा ऑप्शन है फिसलन कम करने के लिए। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। यानी कि व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है, यानी कि व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है, ताकि उसका स्थायित्व बना रहे। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसलिए आप इसका आंसर याद रखेंगे। पहला ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दूसरा ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष, तीसरा ऑप्शन है मोतियाबिंद और चौथा ऑप्शन है बिंदु रोग। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर आएगा हमारा दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष क्यों होगा, क्योंकि व्यक्ति यहाँ खड़ा है। ठीक है, 1 मीटर की दूरी बहुत ही कम होती है, तो ये कह रहा है कि 1 मीटर से कम की दूरियों को, यानी कि निकट की वस्तुओं को व्यक्ति साफ नहीं देख सकता। और जब व्यक्ति निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता तो वो दूर दृष्टि रोग से पीड़ित होता है। और यदि ये कहता कि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो वह व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता। तो ध्यान रखना है, यदि निकट की वस्तु दी गई है तो रोग कौन सा होगा, दूर दृष्टि रोग। और यदि दूर की वस्तु दी गई है तो रोग कौन सा होगा, निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्न में से किस पद्धति में पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है सोनोग्राफी, दूसरा ऑप्शन है ईसीजी, तीसरा ऑप्शन है एक्सरे और चौथा ऑप्शन है ईईजी। आपको बताना है सही आंसर क्या है। पराश्रव्य ध्वनि के बारे में हम इससे पहले की कई क्विज में क्वेश्चन देख चुके हैं कि क्या होती हैं, कौन से जानवर इनको सुन सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, आप पिछली वीडियो देख लेना वहाँ से, तो वहाँ से आपको इससे संबंधित और क्वेश्चंस का आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे तो पूछा गया है कि मेडिकल की कौन सी ऐसी पद्धति है जिसमें इसका प्रयोग होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सोनोग्राफी। यानी सोनोग्राफी में हम किसका प्रयोग करते हैं, पराश्रव्य ध्वनियों का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है। पहला ऑप्शन है -6.7 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरा है 12.3 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा है 135 डिग्री फ़ारेनहाइट और चौथा है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका आंसर देखने के लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है C/100 = F-32/180। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले तो हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा हमारे पास C/5 F-32/9। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होगा, यानी कि F = लिखेंगे हम 2C लिखते हैं। तो ये हो गया C/5 = 2C - 32/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आएगा 10C - 160 = 9C। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, तो सॉल्व करने पे क्या होगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास रहेगा 10C, 9C को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा -9C = 160। तो क्या रह गया, C = 160। तो हमारी C की वैल्यू आ गई, कितनी आई, 160 डिग्री। तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो फ़ारेनहाइट तापक्रम है वो सेंटीग्रेड तापक्रम का क्या होता है, दुगना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि क्रिकेट की गेंद को किस कोण पर फेंका जाए कि वह अधिकतम दूरी तय कर सके। पहला ऑप्शन है 36 से 60 डिग्री के कोण पर, दूसरा है 36 से 45 डिग्री के कोण पर, तीसरा है ऊर्ध्व से 60 डिग्री के कोण पर और चौथा है 36 से 30 डिग्री के कोण पर। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 36 से 45 डिग्री के कोण पर। यानी कि यदि हम 45 डिग्री के कोण पर किसी गेंद को फेंकें तो वो हमारी अधिकतम दूरी तक जाएगी और ये गति क्या कहलाएगी, हमारी प्रक्षेप गति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, कूलिज नलिका के द्वारा निम्न में से कौन सी तरंगें उत्पन्न की जाती हैं? पहला ऑप्शन है रेडियो तरंगे, दूसरा ऑप्शन है सूक्ष्म तरंगे, तीसरा ऑप्शन है गामा तरंगे और चौथा ऑप्शन है एक्स तरंगे। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एक्स तरंगे। यानी एक्स तरंगे जो होती हैं वो किसके द्वारा उत्पन्न की जाती हैं? कूलिज नलिका के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्न में से किसका प्रयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है बैरोमीटर, दूसरा ऑप्शन है अल्टीमीटर, तीसरा ऑप्शन है एक्टिनोमीटर और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोमीटर। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अल्टीमीटर। यानी अल्टीमीटर जो होता है उसका प्रयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है पल्सर घड़ियाँ, दूसरा ऑप्शन है क्वार्ट्ज घड़ियाँ, तीसरा ऑप्शन है परमाणु घड़ियाँ और चौथा ऑप्शन है श्वेत मामन। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, परमाणु घड़ियाँ। यानी परमाणु घड़ियाँ जो आती हैं उनसे अति लघु समय अंतरालों को भी ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कि मिट्टी के घड़े में पानी ठंडे रहने का क्या कारण है? 4 ऑप्शन है। पहला है इनमें वाष्पीकरण, दूसरा है इसमें द्रवण, तीसरा है इसमें प्रशीतन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वाष्पीकरण। यानी वाष्पीकरण के कारण ही मिट्टी के घड़े में पानी क्या रहता है? ठंडा रहता है। आज की क्विज का नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। प्रश्न है, एसआई पद्धति में लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? पहला ऑप्शन है वॉट, दूसरा है डायफ्टर, तीसरा है मीटर और चौथा है उपरोक्त सभी। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डायफ्टर। डायफ्टर क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। अब देखिए लेंस की क्षमता को लिखते हैं पी से, और पी इक्वल्स टू होता है हमारे पास 1 फोकस दूरी। फोकस दूरी को मीटर में लिखा जाता है, तो पी बराबर हो गया 1 मीटर। यानी कि जो मीटर इन्वर्स होता है वही हमारा क्या कहलाता है? डायफ्टर। ठीक है, लेकिन लेंस की क्षमता में बार बार में उपयोग होने के कारण एक इसका स्पेशल नाम लिख दिया गया है, और नाम क्या है इसका? डायफ्टर। तो इस तरह से आज की क्विज हमारी कंप्लीट हो गई। आपने कितना स्कोर किया है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कल फिर मिलते हैं एक नई क्विज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।